नमस्कार बच्चों। संस्कृत विषय की कक्षा सप्तम के प्रकरण काकस्य चातुर्यम भाग प्रथम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम काकस्य चातुर्यम में उपपद विभक्ति के विषय में जानेंगे कि उपपद विभक्ति होता क्या है। तत्पश्चात ही हम पाठ को आरंभ करेंगे। सबसे पहले उपपद विभक्ति की परिभाषा को जान लेते हैं। जब विभक्ति सामान्य कारक चिन्ह का अनुसरण न करके हुए किसी विशेष शब्द अथवा धातु के प्रभाव से अन्य कारक चिन्ह के साथ चलती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अर्थात विशेष शब्द के साथ आई विशेष विभक्ति को ही हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे हम उदाहरण से इसको अच्छी तरह से समझेंगे। मैं मित्र के साथ घर जाता हूँ। एक सरल सा हिंदी में वाक्य है। अगर हम इसका अनुवाद करते हैं कारक चिन्ह को देखते हुए तो इस प्रकार से बनेगा, अहम मित्रस्य सह यानी साथ गृहम आगच्छामि। मैं मित्र के साथ घर आता हूँ। पर यदि इसको उपपद विभक्ति की दृष्टि से देखें तो ये वाक्य गलत है। सही वाक्य बनेगा, अहम मित्रेण सह गृहम आगच्छामि, क्योंकि इसमें विशेष शब्द है साथ। इस साथ के कारण इसमें षष्ठी न लग करके तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। यहाँ कारक विभक्ति के अनुसार मित्र के साथ मित्र से सह बन रहा है। यदि हम कारक चिन्हों को देखें तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, किंतु सह पद के योग में तृतीय विभक्ति यानी मित्रेण का प्रयोग किया गया है। इसी को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। बच्चों, उपपद विभक्ति आपकी द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक चलती है। ये किन किन धातुओं किन किन शब्दों के साथ लगता है ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले द्वितीय विभक्ति किन किन के साथ लगेगी। गम धातु के योग में आपकी द्वितीय लगेगी। जैसे उदाहरण है, जनाः उद्यानम गच्छन्ति, लोग बगीचे में जाते हैं। तो जाने के योग में भी आपकी द्वितीय विभक्ति लगेगी। दूसरा है विना के योग में, जिसका अर्थ है बिना। वाक्य बनेगा, विद्याम विना नरः न शोभते, विद्या के बिना मनुष्य शोभा नहीं देता। तीसरा है उभयतः, जिसका हिंदी अर्थ है दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः सब ओर। इन तीनों के योग में भी आपकी द्वितीय विभक्ति लगेगी। उदाहरण है, ग्रामम उभयतः परितः सर्वतः वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर, चारों ओर और सब ओर वृक्ष हैं। चौथा प्रति, जिसका हिंदी अर्थ है और, इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। बालकः गृहं प्रति धावति, बालक घर की ओर दौड़ता है। पांचवा रक्ष, रक्षा करने धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। उदाहरण है, सैनिकाः देशम रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। छठा है पृच्छ, पूछने के अर्थ में भी आपका द्वितीय विभक्ति लगेगी। गुरुः छात्रम प्रश्नम पृच्छति, गुरु छात्रों से प्रश्न पूछता है। तो इस योग में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब हम तृतीय विभक्ति के विषय में जानेंगे कि किन किन धातुओं शब्दों में तृतीय विभक्ति लगेगी। सह, साकम, सार्धम, समम, ये सभी साथ के अर्थ बताते हैं। इनके योग में भी तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे रामः मित्रेण सह साकम सार्धम समम, इन चारों में से कोई सा शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। चारों का अर्थ साथ ही होता है। गच्छति जाता है। दूसरा है हीनः, जिसका हिंदी अर्थ है रहित, के योग में भी उदाहरण है, ज्ञानेन हीनः नरः पशु एव, ज्ञान से हीन मनुष्य पशु के समान है। तीसरा है अलम,
यानी मना करने के लिए, बस करो या रुको के योग में, जैसे अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। तृतीया का चौथा नियम है विना, जिसका अर्थ बिना होता है। उदाहरण है मीनः जलेन विना न जीवति। मीन अर्थात मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। तो ये सभी आपके तृतीय विभक्ति में बनेंगे। अब हम चतुर्थी विभक्ति की ओर चलते हैं। चतुर्थी विभक्ति में पहला है दा, अर्थात देने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। उदाहरण है गुरुः शिष्याय आशीर्वाद यच्छति। गुरु शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। दूसरा है नमः, नमस्कार के योग में। उदाहरण है गुरुवे नमः, देवाय नमः। गुरु को नमस्कार, देवों को नमस्कार। तीसरा है क्रुद्ध, गुस्सा करने के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। माता पुत्राय क्रुध्यति। माता पुत्र को गुस्सा करती है या पुत्र पर गुस्सा करती है। चौथा है रुच, अच्छा लगने के योग में। बालकाय मिष्ठानम रोचते। बालक को मिठाई पसंद है या अच्छी लगती है। अब हम पंचमी विभक्ति को पढ़ेंगे। पहला है पृथक, अलग होने के योग में। उदाहरण है सह ग्रामात् आगच्छति। वह गांव से आता है। दूसरा है बहि, बाहर के योग में। बालकाः गृहात् बहि खेलन्ति। बालक घर से बाहर खेलते हैं। तीसरा है विना, बिना के योग में। जलात् विना जीवाः न जीवन्ति। जल के बिना जीव नहीं जी सकते। अंतरम यानी कि बाद के योग में। उदाहरण है अहम भोजनात् अनंतरम न क्रीडामि। मैं भोजन के बाद नहीं खेलता हूँ। अब बच्चों हम षष्ठी विभक्ति को पढ़ेंगे। षष्ठी विभक्ति का है निर्धारण, यानी कि अनेक में एक को चुनना। उदाहरण छात्राणाम रामः श्रेष्ठः। छात्रों में राम श्रेष्ठ है, यानी इतने सब छात्रों में हमने राम को चुना है, इसीलिए इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है। दूसरा है पुरः, पुरतः यानी सामने। अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, पृष्ठतः पीछे के योग में भी आपकी षष्ठी विभक्ति लगेगी। उदाहरण पढ़ेंगे हम। गृहस्य पुरतः पृष्ठतः च वृक्षाः सन्ति। घर के आगे पीछे वृक्ष हैं। सप्तमी विभक्ति को पढ़ेंगे। सप्तमी विभक्ति के क्या नियम हैं? पहला है निर्धारण, इसमें भी निर्धारण है, अनेक में एक को चुनना। कविषु कालिदासः श्रेष्ठा। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। दूसरा है स्नेह यानी प्रेम, जिससे स्नेह किया जाए, उसके योग में। उदाहरण माता पुत्रे स्नेहति। माता पुत्र से स्नेह करती है। तो बच्चों इसमें विशेष बात हम पढ़ेंगे कि लट लकार की क्रियाओं में स्म पद लगाने से वह शब्द लंग लकार की क्रिया को बनाता है। जैसे पठति, पढ़ता है, वर्तमान में है। यदि हम पठति के बाद स्म शब्द जोड़ दें तो हिंदी में बन जाएगा पढ़ता था। भूतकाल में लंग लकार में वो परिवर्तित हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने काकस्य चातुर्वर्ण्य पाठ में व्याकरण में जो उपपद विभक्ति है उसके विषय में जाना और उसको समझा है।